जय हिंद दोस्त। आज हम लोग बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। तो पहले आइए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि जलवायु में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको थोड़ा सा पहले ही देख लेते हैं। जैसे पहला है मौसम, दूसरा है ऋतु और तीसरा है जलवायु। तो पहले मौसम समझ लेते हैं और ऋतु और जलवायु में अंतर क्या है। जैसे हम लोग पहले समझ लेते हैं मौसम के बारे में। तो यहाँ पे मौसम है, मौसम पहले किसे कहते हैं और जलवायु में अंतर क्या है या ऋतु में अंतर क्या है। तो जैसे मौसम दिया है, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि जो वायुमंडल में अचानक परिवर्तन होता है, यानी सुबह में गर्मी है और अचानक मौसम परिवर्तन होगा और बारिश होगी, तो उसको हम लोग मौसम कहेंगे। और इधर देखिए जलवायु क्या है। जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप माना जाता है। मतलब कि जो अचानक परिवर्तन हो रहा है, जो कम समय लग रहा है जिसको परिवर्तन होने में, उसको मौसम बोलते हैं। और जिसको बदलने में ज़्यादा समय लगता है, यानी मौसम उसको कहते हैं जो कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को, किसी क्षेत्र के विशेष अध्ययन के कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को हम लोग जलवायु कहते हैं। अब यहाँ पे सुबह में देखिए, अगर मान लीजिए कि गर्मी है तो हम लोग कहते हैं कि आज का मौसम गर्म है, और अभी थोड़ा सा मौसम चेंज होगा और उसके बाद बारिश होगी तो फिर बोलेंगे कि मौसम ठंडा है, ना कि जलवायु बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। और दूसरा देख लेते हैं ऋतु। तो ऋतु क्या है, एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को ही ऋतु कहते हैं। जैसे इसमें कुछ समय लगता है, 2 महीने 3 महीने, और अलग अलग ऋतुएं आती रहती है। जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब आइए बात करते हैं आगे, धीरे धीरे चीज़ों को और समझते हैं। तो पहले देखिए मानसून, यानी कि मानसून ये क्या है मानसून। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। मानसून, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए पहले कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्यों है, जैसे यहाँ पे समझिए ये भारत है और भारत के इस वाले क्षेत्र में हिमालय है। अब यहाँ पे क्या है, इधर से हम लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। सूर्य की जो किरणें हैं यहीं पे लंबवत पड़ती है और यहाँ पे आगे तिरछी पड़ती है थोड़े दूर 66.5 अंश तक। लेकिन जब यहाँ पे सूर्य की किरणें कर्क रेखा यहाँ से भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, यानी भारत की नीचे वाली हिस्सा अगर देखा जाए तो गर्म है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय होगा। और इधर यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय के उत्तर साइड में साइबेरियन, तो साइबेरियन जब है तो इधर की आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है, और इधर की गर्मी जब ऊपर जाती है तो हिमालय रोक लेता है। और इसी कारण ना तो इधर ठंडी हवा प्रवेश कर पाती है और ना ही इधर से गर्म हवाएं उधर उत्तर की ओर जा पाती है। तो इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून लगभग रहती है और मानी भी जाती है। तो आगे देख लीजिए कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने की थी। ये बात याद रखना है कि भारतीय जो मानसून का वर्णन सबसे पहले कौन किया है, तो विद्वान वो कौन है, अल मसूदी हैं। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या है, मौसम। और मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। जैसे मतलब अगर बोल दिया जाए कि पवन क्या है या मौसम क्या है, तो उसको कहेंगे कि मानसून क्या है, तो मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनी को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, मानसून कह लेते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। ये है कि किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है, मतलब किस स्थिति पे हम उस देश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय,
मानसून कहते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो ये उस देश की ऊंचाई क्या है, उसके बाद वहाँ पे पहाड़ों की स्थिति क्या है, और समुद्र से दूरी कितनी है, उस स्थान पे अक्षांशों में स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये भारत है, तो भारत पे यहाँ पे हिमालय रहना क्या है, जरूरी है। अगर नहीं रहता तो इधर से ठंडी हवाएं आती और यहाँ पे भी ठंडा रहता, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शीत मानसून हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे पहाड़ों की स्थिति होना जरूरी है, उसके बाद समुद्र से दूरी होना जरूरी है, और उस देश में अक्षांश रेखाएं जा रही है, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा जा रही है, वो भी प्रभावित करता है। तो इन सारी स्थितियों से हम लोग, इन सारी स्थितियों से उस देश के मानसून या जलवायु पर निर्भर करती है, और चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। पहले समझ लेते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश क्या हो, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, और भारत में यहाँ पे ये पर्वत है, मान लीजिए कि ये नीलगिरी की पहाड़ी है, और भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रवेश करता है, और ये जब मानसून यहाँ प्रवेश करता है तो इसे टकराता है इस पहाड़ी से, और इस पहाड़ी से टकराता है और यहाँ पे अपना जल गिरा देता है। लेकिन कुछ हवाएं ऊपर चढ़ती हैं और इधर आती हैं, लेकिन इस वाले क्षेत्र में इनके पास ना ही नमी रहती है और ना ही बारिश कराती हैं। तो इधर जब बारिश नहीं हो पाता है तो इसी को, इस क्षेत्र को बोल देते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अब जैसे समझिए ये पर्वत है, तो पर्वत के सम्मुख ढाल पे जब मानसून आगे टकराएगा और इधर बारिश कराएगा, तो इधर तो मानसून की यहाँ पे बारिश हो रहा है, लेकिन इधर वाला क्षेत्र विमुख ढाल पे बारिश नहीं हो रहा है, तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे आगे हम लोग आएगा उसको एक बार और समझेंगे। जैसे यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, तो इस वाले चीज़ों से टकराता है, जैसे यहाँ पे देखिए समझिए, इस वाले चीज़ों से टकराता है, तो यहाँ पे तमिलनाडु वाले राज्य में बारिश नहीं हो पाती है। ऊपर देखेंगे तो इधर मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की पहाड़ी इधर जाती है, तो इस वाले पश्चिम घाट की पहाड़ी से इधर जब मानसून टकराता है तो इधर मुंबई में बारिश कराती है, जबकि इधर पुणे में बारिश नहीं हो पाती है। ऊपर अगर भारत के ऊपर जाएंगे तो यहाँ ट्रांस हिमालय की कई सारी श्रेणियाँ हैं, हिमालय की कई सारी श्रेणियाँ हैं, और इधर मानसून इनको पार करके ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए लद्दाख में कम बारिश हो पाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि वृष्टि छाया किसको कहते हैं। जिस पर्वत के सम्मुख विमुख पे मानसून नहीं पहुंच पाता, या मानसून पहुंचता है लेकिन वहाँ पे उसके पास नमी नहीं रहती है, बारिश नहीं हो पाती है, तो उस वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, इस वाले क्षेत्र को यहाँ पे बारिश हो रही है और इधर बारिश नहीं होगी, तो इसको हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश कहेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा, और ये नीचे मकर रेखा। तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं, और वो वैज्ञानिक अपना कुछ नियम दिए हैं। जैसे इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए, ये वाली भूमध्य रेखा है, और इधर से रेखाएं जब ये आती हैं, अब यहाँ से जब ये पौने जब इधर आती हैं तो ये पौने थोड़ा सा इधर मुड़ती हैं, और जब इधर से पौने इधर जाती हैं तो ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाती हैं। और ये नियम किसने दिए? फेरल ने। और फेरल के ये नियम कहा जाता है, मतलब कि जो उत्तरी गोलार्ध से आने वाली मानसून हवाएं हैं वो अपने दाहिने ओर मुड़ती हैं, और जो इधर से मानसून हवाएं यानी दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं जाएंगी वो अपने बाएं मुड़ेंगी। इस चीज़ को समझेंगे। इसीलिए तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये भारत है, और भारत के नीचे ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो जब यहाँ ऊपर उठेगा मानसून तो इसको तो सीधा ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे क्यों लड़ रहा है? तो इसका कारण यही है कि ये फेरल के नियम के अनुसार जो दक्षिणी गोलार्ध से ऐसे हवाएं जो दक्षिणी गोलार्ध को पार करके आएंगी तो इधर वो थोड़ी सी अपने दाहिने मुड़ती हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ों पे थोड़ा समझते हैं।
अब समझते हैं भारत में मानसून, यानी भारत में मानसून कब प्रवेश करता है। तो जैसे भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में, यानी 1 जून से लेकर 7 जून के अंदर वो भारत में प्रवेश करता है। और कहाँ पे, तो केरल के मालाबार तट पे। जैसे यहाँ पे नीचे भारत है और ये वाला हिस्सा यहाँ पे केरल, तो केरल वाले क्षेत्र के ये मालाबार तट पे टकराता है और 15 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में मानसून फैल जाता है और इससे बारिश होती है। और भारत में मानसून आता है तो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी दिशा से, जैसे मान लीजिए कि ये वाले, अब यहाँ पे ये समझिए ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है और ये पूरब है। जब मानसून यहाँ पे टकराता है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ। ऐसे अगर टकरा रहा है तो पूछेगा कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा से। और ये जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले केरल तट पे टकरा जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बटेगा। जैसे यहाँ पे अब ये टकराएगा तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इधर जो शाखा जाती है तो इधर कौन सा सागर है, अरब सागर, तो इसको अरब सागर की शाखा कहेंगे। और इधर बंगाल की खाड़ी है तो इधर जो जाएगा उसको बंगाल की शाखा बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आइए समझते हैं अरब सागर की शाखा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ये चित्र में, यहाँ पे आएगी मानसून और यहाँ पे टकराएगी। अब ये अरब सागर में इधर जा रहा है, तो अरब सागर की शाखा को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। यानी यहाँ पे कौन सा राज्य है, केरल, तो केरल राज्य में वर्षा कराती है। और उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाता है। अब यहाँ पे गुजरात होगा तो यहाँ पे यहाँ पे गिर की पहाड़ी होगी और यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी और उसके बाद यहाँ अरावली की पहाड़ी। तो यहाँ पे 3 दिशाओं में मुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गुजरात की शाखा और दूसरी सीधा निकल जाता है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश में मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे गुजरात में आके टकराया तो गुजरात में नीलगिरी की पहाड़ी पर यहाँ पर बारिश कराएगा और यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रवेश करके इधर आ जाएगा और एक शाखा इधर सीधा निकल जाएगा और अरावली पर्वत के समानांतर। ठीक है, अब आइए और आगे समझते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब जो शाखा अभी यहाँ पे टकराया दक्षिण पश्चिमी मानसून और यहाँ से अरब सागर वाली चीजें समझ चुके, अब ये वाली शाखा इधर आएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा जिसको कहते हैं। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधे जाकर टकराती किसे, मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से। अब यहाँ पे एक राज्य है मेघालय और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, एक ऐसे है गारो, ऐसे है खासी और इसके बाद ऐसे है जयंतिया। और ये जब मानसून यहाँ पे आता है तो इसमें फंस जाता है, यानी फंस जाने का मतलब इसे टकराएगा फिर इधर टकराएगा इधर टकराएगा और इधर बारिश कराता है। तो भारत में सबसे अधिक बारिश मेघालय राज्य के गारो खासी जयंतिया वाले स्थान पे, यानी ये वाला क्षेत्र होता है मानसेराम, तो इसको कहते हैं मानसेराम। देखिए कुछ समय पहले हम लोग चेरापूंजी पढ़ते थे, जैसे ये वाला है गारो, ये वाला है खांसी और ये है जयंतिया। तो ये मानसून, ये भारत सरकार ये जो पहाड़ी है ना इसको थोड़ा थोड़ा काट रही है, अपने कामों में ला रही है तो काट रही है। तो ये वाली शाखा थोड़ा और इधर आ रही है, जब इधर आ रही है तो पहले ये चेरापूंजी से टकराती थी और वर्तमान में ये मानसेराम में टकरा रही है। थोड़ा सा और पहाड़ी को ये काट दिया जाएगा ना तो ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि शिलांग की पहाड़ी पर सबसे अधिक बारिश होता है, लेकिन वर्तमान में याद रखेंगे कि खासी वाले पहाड़ी पर सबसे अधिक बारिश होती है। आगे देख लेंगे। और यही जब मानसून यहाँ पे क्या होता है, जब टकरा जाता है तो उसके बाद इसका मानसून कुछ यहाँ पे इधर आता है और कुछ मानसून इधर सुरमा घाटी से टकराकर इधर पूर्वोत्तर भारत में बारिश कराता है और खास जयंतिया पहाड़ी से टकराकर उत्तर भारत में इधर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और यहाँ पे पंजाब तक जाता है इस मानसून से बारिश। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं कि मानसून की शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है और झारखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश कराती है और अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली दोनों शाखाएं
पंजाब में थोड़ी सी बारिश कराती हैं। जैसे इधर से अरब सागर वाली शाखा यहाँ पे आएगी, इधर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इधर जाएगी और यहाँ पे बारिश कराएंगी। अब यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा बहुत बारिश होता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में थोड़ी दिल्ली से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे देखते हैं मानसून का लौटना, क्योंकि आगे जो भी हम लोग शाखा पढ़े हैं, जैसे अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दोनों शाखाओं से भारत में लगभग 70 से 75% बारिश होती है। और बाकी के जो बारिश होती है वो इधर पश्चिमी विक्षोभ से और भारत में लौटते मानसून से और उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में कुछ बारिशें होती हैं। तो उसी को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मानसून का लौटना, अब जैसे मानसून है तो यहाँ पे अब कैसे मानसून लौटता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा सीधे पड़ने लगती है, यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ने लगती है, सीधे पड़ने लगती है, और जिस कारण यह वायु का दाब यहाँ पर निम्न हो जाता है और इसी कारण भारत में मानसून लौटने लगता है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज से चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब बारिश होती है। जैसे समझिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मानसून लौटने लगेगा धीरे धीरे और ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ से मानसून लौट रहा है और इधर से भी कुछ शाखाएं आती है और इधर से भी कुछ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे एक चक्रवात का रूप ले लेती हैं और ये चक्रवात का रूप ले लेती हैं तो इससे बारिश लगभग पूरे भारत में होता है, लेकिन सबसे अधिक बारिश तमिलनाडु वाले हिस्से पे आता है। लेकिन इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा राज्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि लौटते मानसून की दिशा क्या होता है, उत्तर पूर्व, यानी यहाँ पे ये वाला मानसून आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत से यहाँ पे आएगा नहीं, टकरा के वापस चला जाएगा, लेकिन इधर तो पर्वत नहीं है तो इधर वाले शाखा से इधर आएगा। जब हम लोग जानते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो इधर देखेंगे तो जो इस वाले क्षेत्र में आएगा तो ये किससे आ रहा है, इसको कहेंगे उत्तर और इसको कहेंगे पूर्व, तो उत्तर पूर्व से आने वाली मानसून से। ठीक है, आगे लिखा है सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में, यानी इस शाखा से सबसे अधिक बारिश कहाँ होगी, तमिलनाडु में, ये वाला हिस्सा है। अब ये इधर यहाँ पे आएगी, नीलगिरी से टकराएगी और यहाँ पे बारिश कराएगी। ठीक है, फिर आगे है भारत में सबसे अधिक बारिश मानसीराम, यानी यहाँ पे कारण क्या था, यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया, यहाँ पे जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आ रही थी और इसमें फंस जा रही है तो इधर बारिश सबसे अधिक होगी और सबसे कम लेह में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पर्वत हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांस में कई सारे पर्वत हैं, ट्रांस हिमालय में जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद हिमालय की लघु हिमालय, बृहद हिमालय, कई सारी श्रेणियाँ हैं। अब यहाँ से ये मानसून इसको पार नहीं कर पाता, इसे टकराएगा फिर जाएगा, कुछ आगे टकराएगा कुछ आगे टकराएगा, इस कारण ये आगे जा नहीं पाता और फिर वापस लौट जाता है, तो यहाँ वृष्टि छाया हो जाता है और वृष्टि छाया होने के कारण यानी यहाँ पे बारिश सबसे कम हो पाती है। तो यानी भारत में सबसे कम वर्षा याद रखेंगे लेह में और सबसे अधिक मानसीराम, खासी की पहाड़ी पर स्थित मानसीराम एक शहर है वहाँ पे होता है। और यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि ये खासी और गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ी है इन्हीं के नाम पर यहाँ की जनजाति भी निवास करती है। तो कई सारे एग्जामों में पूछता है कि गारो, खासी, जैंतिया यानी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखेंगे मेघालय में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले विक्षोभ की। तो अगला विक्षोभ है पश्चिमी विक्षोभ। अब यहाँ पे ये समझिए, ये यहाँ पे भारत है और ये भारत यहाँ पे काला सागर है और काला सागर से जो ऊपर मानसून उठता है ये वाली शाखा जब आती है तो भारत के, मान लीजिए यहाँ पे भारत स्थित है और भारत के इस वाले पश्चिम क्षेत्र ही बोलेंगे, यानी इधर से जो मानसून आता है इसलिए इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कह लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, ठंडे के दिनों में भूमध्य सागर में जो पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है उसे हम पश्चिम से तेज हवाएं आती है जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं।
वह बादलों को भारत की ओर ले आती है और जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में बारिश होती है। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है और ये वाला क्षेत्र उत्तर हो गया और ये वाला क्षेत्र पश्चिम हो गया, तो ये वाली मानसून जब आएगी तो भारत के इधर वाले हिमालय से टकराएगी और इधर बारिश कराएगी इस वाले क्षेत्र में ही, क्योंकि इसका ज़्यादा क्षेत्र इधर उत्तर की ओर चला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है, क्योंकि ठंडे का महीना है और ठंडे वाले मौसम में इधर आएगी। जब इधर बारिश आती है तो इधर बर्फबारी होने लगती है, क्योंकि इधर ठंडा रहता है और इधर वाले क्षेत्र में यानी गेहूं के सिंचाई के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होता है शीत के मौसम में। तो इसीलिए कुछ स्थानीय राज्यों में इसको कुछ अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे यही जब बारिश पंजाब वाले राज्य में होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे जब पंजाब वाले राज्य में होता है तो इसको रबी का टानिक कहते हैं, और यही जब राजस्थान में ये बारिश होती है तो इसको मावट के नाम से जाना जाता है। तो जब कभी पूछेगा कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश रबी की टानी का फसल किस राज्य में बोली जाती है, तो पंजाब में, और मावट किस राज्य में बोली जाती है, तो राजस्थान में। ठीक है, अब आइए देखते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, जैसे कई बार नाम सुने होंगे कि आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा क्या है, तो मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसी को हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। यानी जब भारत में इधर केरल राज्य में जब बारिश मौसम यानी मानसून बारिश कराता है, तो इस वाले क्षेत्र में भी धीरे धीरे वो मानसून पहुंचता है, और इस वाले मानसून अभी पहुंचने से पहले ही थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे बारिश होती है। तो इधर यानी आम, उस समय पेड़ों पे आम लगे होते हैं और पेड़ पे जब बारिश होती है तो आम के लिए वो फायदेमंद होता है, इसीलिए इसको हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। लेकिन वही वर्षा अगर केरल राज्य में होता है तो केरल में भी आम्र वर्षा के नाम से जान जाते हैं। वही वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, और वही वर्षा जब कर्नाटक वाले राज्य में होता है तो उसको हम लोग काफ़ी की वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में दिए गए हैं और एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि अल मसूदी एक अरब शास्त्री हैं, यानी अरबियन हैं, और उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। तो इसलिए पहला का आंसर बी होगा, अल मसूदी। दूसरा है, मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरेबियन यानी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा वाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। तो हम आपको समझाएं कि जब बंगाल की खाड़ी की शाखा जाती है तो यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया की स्थिति कुछ ऐसी है, और इसमें जब बंगाल की खाड़ी की शाखा जब जाती है तो इसमें कीपनुमा है और इसमें फंस जाती है, इसलिए यहाँ पे बारिश अधिक होती है। तो इस तरह से आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा क्या है या आम्र वर्षा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, आमों की बौछार, आमों का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम की फसल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आम्र वर्षा के नाम से। ठीक है, अगला हम लोग और क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो यानी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ऊपर कई सारे पहाड़ियों की वजह से इधर बारिश नहीं जा पा रहा था, मानसून नहीं पहुँच पा रहा था, इधर बारिश नहीं हो पा रही है, यानी लेह वाले क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है।
ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। भारत में सबसे कम बारिश होने वाला स्थान लेह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। अब यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम, यानी कि जब यहाँ पे भारत है और ये दक्षिण पश्चिम वाला मानसून है तो किस राज्य में बारिश नहीं होगा? अब यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ से टकरा कर केरल में तो बारिश होती है, लेकिन इधर तमिलनाडु राज्य में बारिश नहीं होती है, ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यानी भारत में कई सारे मानसून से वर्षा हो रही है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, लौटते मानसून से और इधर उत्तर पूर्वी मानसून से। तो कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस लौटी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा या दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में। तो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, क्योंकि यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे टकराता है, तो हम लोग समझें कि यहीं से 70 से 75% बारिश भारत में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली। तो मान लीजिए अभी हम लोग समझे हैं यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश क्या पड़ जाता है? तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही एक शहर स्थित है चेन्नई, तो चेन्नई में कम बारिश होगी, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? यानी जब जम्मू कश्मीर में शीतकालीन यानी ठंडे के मौसम में जो बारिश होती है तो वो किसका कारण है? लौटते मानसून का, पश्चिमी विक्षोभ का, स्थानीय पौने का, या शीतकालीन मानसून का? तो किसका है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से आ रही है बारिश और यहाँ पे बारिश कराएगी, और यहाँ पे बारिश कराएगी, तो इसका मतलब ये कौन सा शाखा हुआ? तो पश्चिमी विक्षोभ की शाखा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है, और आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।